प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर बलवंत शास्त्री संस्कृत व्याकरण की इस विशेष कक्षा में आप सबका अभिनंदन करता हूं। पिछले अनेक वीडियोज़ के माध्यम से आप और हम संस्कृत पढ़ने पढ़ाने में संलग्न हैं। इसी श्रृंखला में आज एक अन्य अत्यंत महत्वपूर्ण विषय लेकर मैं आपके समक्ष उपस्थित हूं और वह विषय है संस्कृत अनुवादः। संस्कृत भाषा में अनुवाद किस प्रकार से किया जाता है। सबसे पहले हम समझेंगे कि अनुवाद से क्या तात्पर्य है, अनुवाद किसे कहते हैं। तो अनुवाद से तात्पर्य है एक भाषा से दूसरी भाषा में जब हम रूपांतर करते हैं तो इस क्रिया को, इस प्रक्रिया को, इस पद्धति को अनुवाद के नाम से जाना जाता है। चलिए आज हम जानेंगे कि हिंदी से संस्कृत भाषा में सरलता पूर्वक अनुवाद किस प्रकार से किया जाता है, उसकी क्या पद्धति है, उसका क्या तरीका है। इस बात पर आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे। अनुवाद का संस्कृत साहित्य में, अनुवाद का संस्कृत अध्ययन एवं अध्यापन में पदे पदे, कदम कदम पर अत्यधिक महत्व है। चलिए अनुवाद को सीखते हैं। हम अनुवाद को सरलता पूर्वक सीख पाए, इसके लिए हमें इस युद्ध को जीतने के लिए हमें कुछ अस्त्र शस्त्र तैयार करने होंगे। पहले हम उनको जुटा लेते हैं और फिर उन अस्त्र शस्त्रों को लेकर के जब हम अनुवाद के युद्ध में उतरेंगे तो हम विजयी योद्धा बनकर के निकलेंगे। चलिए उन अस्त्र शस्त्रों में एक सबसे पहले आता है कर्ता। कर्ता, कर्ता किसे कहते हैं आप सब अच्छी प्रकार से जानते हैं, फिर भी संक्षिप्त चर्चा इसके विषय में कर रहे हैं। किसी क्रिया को जो करने वाला है, किसी भी क्रिया को जो करने वाला होता है उसे कर्ता कारक कहते हैं। ये कर्ता की सामान्य रूप से परिभाषा होगी। अब ये कर्ता किस किस रूप में हमारे सामने आएगा तो इसके विषय में हमें थोड़ा सा विचार करना है। तो कर्ता हमेशा तीन पुरुषों के अंदर विभाजित होता है। या तो कोई कर्ता हमें प्रथम पुरुष में मिलेगा, या कोई कर्ता मध्यम पुरुष में मिलेगा, या कोई कर्ता उत्तम पुरुष का होगा। इन तीनों पुरुषों के अंतर्गत कोई कर्ता समाहित होता है। अब हम समझेंगे कि इन पुरुषों के बारे में हम पिछले वीडियोज में खूब विस्तार से चर्चा कर चुके हैं, लेकिन संक्षिप्त चर्चा में यहाँ भी कर रहा हूँ कि इस कर्ता की पहचान करने के लिए कि हमारे पास जो कर्ता कारक है वो कौन से पुरुष का है, वो प्रथम पुरुष का है या मध्यम पुरुष का है या उत्तम पुरुष का है, इसके विषय में ठीक प्रकार से जानने के लिए हम यहाँ पहले लिख लेंगे। मैं संकेत रूप से आपको समझा रहा हूँ। ये पहले उत्तम पुरुष के जो कर्ता हैं उनको हम लिख लेंगे। उत्तम पुरुष, उत्तम पुरुष में क्या क्या कर्ता संभव हैं तो इसको हम इधर लिख लेंगे। तो उस उत्तम पुरुष के कर्ता में होंगे अहम, आवाम और वयम। ये तीन कर्ता उत्तम पुरुष में संभव हैं। यदि कहीं पर अहम आता है, एक वचन है, ये एक वचन है, ये द्विवचन है, ये बहुवचन है। अहम का अर्थ है मैं, आवाम का अर्थ है हम दो, वयम का अर्थ है हम सब। तो कहीं भी अहम, आवाम, वयम कर्ता के रूप में आते हैं तो हम निश्चित रूप से पहचान लेंगे कि ये जो कर्ता है ये उत्तम पुरुष के कर्ता है। ये आपको अच्छी प्रकार से याद भी हो गए होंगे। कुछ कर्ता ऐसे होंगे जो मध्यम पुरुष में होंगे। अब मध्यम पुरुष के जो कर्ता होंगे वो इस प्रकार से होंगे, त्वम, युवाम और यूयम। ये जो कर्ता है ये मध्यम पुरुष के कर्ता होंगे। कहीं पर मध्यम पुरुष का कर्ता आएगा तो इन तीन शब्दों को आपको देख लेना है कि त्वम, युवाम अथवा यूयम है अथवा नहीं है। यदि कर्ता के रूप में
यदि कर्ता के रूप में त्वम युवाम यूयम है तो वह कर्ता मध्यम पुरुष का कर्ता माना जाएगा। अब ये दो पुरुषों के बारे में हमने अच्छी तरह से पढ़ लिया, ये उत्तम पुरुष के बारे में पढ़ लिया, ये मध्यम पुरुष के बारे में पढ़ लिया। ये उत्तम पुरुष के कर्ता हैं, ये मध्यम पुरुष के कर्ता है। अब शेष कोई भी कर्ता होगा, शेष जो कर्ता होंगे वो प्रथम पुरुष के होंगे, प्रथम पुरुष। इस बात को हमें अच्छी तरह से अपने मस्तिष्क में बिठा लेना है कि पुरुष जो है, पुरुष 3 है और जहाँ कर्ता की बात आएगी वहाँ अहम आवाम वयम ये उत्तम पुरुष के कर्ता माने जाएंगे, त्वम युवाम यूयम ये मध्यम पुरुष के कर्ता माने जाएंगे। और इन 6 से अतिरिक्त, क्योंकि इनकी संख्या कितनी होगी, ये 6 शब्द होगी, इन 6 से अतिरिक्त जो भी कर्ता आएगा वह सब कर्ता प्रथम पुरुष का कर्ता माना जाएगा। जैसे अपन कल्पना करें, कहीं पर सह शब्द आ गया, सह है, कहीं पर सा शब्द आ गया, कहीं पर कोई नाम आ गया, राम नाम आ गया, तो ये सभी कर्ता जो है ये प्रथम पुरुष के कर्ता माने जाएंगे। क्यों? क्योंकि ये शेष में हो गए। शेष इन 6 शब्दों से, इन 6 शब्दों के अतिरिक्त जो भी कर्ता आएंगे वे सभी कर्ता शेष में माने जाएंगे। तो ये कर्ता के विषय में हमने ये आवश्यक जानकारी ले ली है कि कौन कौन से शब्द जो है वो कर्ता के रूप में आ सकते हैं और कौन से वो शब्द जो हैं वो किस पुरुष के अंतर्गत वो कर्ता माने जाएंगे। अब अगली जो बात है वो है वचन की। वचन आप आसानी से समझ लेंगे कि इस कर्ता में पुरुष कौन सा है और वचन कौन सा है। तो कर्ता के बारे में 2 मुख्य बातें हमें पता लगाना है। जैसे ही कर्ता कारक आएगा इसके विषय में सबसे पहले हम पता करेंगे कि ये कौन से पुरुष का है, और दूसरे नंबर पर हम पता करेंगे ये कौन से वचन का है। तो जब कर्ता के बारे में हमें 2 बातों की जानकारी हो जाएगी तो आगे अनुवाद की जो प्रक्रिया है, अनुवाद की जो ट्रिक है, अनुवाद का जो नियम है, उसको हम आसानी से हृदयंगम कर पाएंगे। तो ये कर्ता के विषय में 2 बातें हमें पता करना है। इन 2 बातों को कर्ता के विषय में आप आसानी से पता कर लेंगे, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। क्यों? क्योंकि यदि अहम आवाम वयम है तो वह कर्ता उत्तम पुरुष का माना जाएगा निश्चित रूप से। यदि त्वम युवाम यूयम के रूप में है कोई कर्ता तो वह मध्यम पुरुष का माना जाएगा। और इन 6 शब्दों से अतिरिक्त कोई कर्ता आता है तो वह कर्ता निश्चित रूप से प्रथम पुरुष का ही कर्ता माना जाएगा। कर्ता कौन से वचन में है ये सरलता से आप निर्णय कर लेंगे, इसकी व्याख्या करने की आवश्यकता नहीं है। यदि 1 की संख्या है तो कर्ता एक वचन का माना जाएगा, यदि 2 की संख्या हो जाती है तो कर्ता द्विवचन का माना जाएगा, और यदि 2 से अधिक की बात है, चर्चा है, तो वहां वह कर्ता बहुवचन का कर्ता माना जाएगा। तो ये कर्ता के विषय में ये जानकारी लेना आवश्यक था। दूसरा जो शब्द है जिसके विषय में हमें जानना है वह है क्रिया। क्रिया किसे कहते हैं? हमने कर्ता के विषय में विचार कर लिया, पुरुष के विषय में विचार कर लिया, वचन के विषय में विचार कर लिया, अब है क्रिया। क्रिया किसे कहते हैं? सामान्य रूप से क्रिया की ये परिभाषा है जिसमें किसी काम का करना अथवा होना पाया जाता है उसे क्रिया कहते हैं। जिसमें करना हो किसी काम का, कोई क्रिया दिखाई, जैसे मैं यहाँ बोर्ड पर लिख रहा हूँ तो मेरे ये अक्षर जो है आपको दिखाई दे रहे हैं, एक वर्क दिखाई दे रहा है, एक कृति रचना दिखाई दे रही है। तो जिसमें किसी काम का करना दिखाई देता हो अथवा करना दिखाई ना भी देता हो, केवल होना मात्र हो, होना, तो उसे भी क्रिया कहते हैं। जैसे मैं कहूँ कि कलम है, अब इसमें करना कुछ, कृति कुछ भी दिखाई नहीं है, कलम है, बस उसकी सत्ता मात्र बताई जाती है। तो जिसमें होना मात्र होता है उसे भी क्रिया कहते हैं, वह भी क्रिया कहलाती है। तो क्रिया के 2 पार्ट हो गए। आगे कारक प्रकरण जब हम पढ़ेंगे
तो मैं विस्तार से इसके विषय में चर्चा करूंगा। अभी इतना समझिए, जिसमें किसी काम का करना अथवा होना पाया जाता है उसे क्रिया कहते हैं। और इन क्रियाओं को प्रकट करने के लिए संस्कृत में जो है ये क्रियावाची मूल शब्द होते हैं, जैसे पठ है, पच है, पठ मानी पढ़ना, पच मानी पकाना, खाद, खाद मानी खाना, ये इस प्रकार की ये क्रिया। अंग्रेजी भाषा में इनको वर्ब कह देते हैं। अब जैसे अंग्रेजी में वर्ब की फॉर्म्स चलती है, इसी प्रकार से संस्कृत भाषा में भी ये जो वर्ब है, पठ है, पच है, खाद है, ये जो वर्ब है, ये जो क्रिया है, इनके रूप चलते हैं और उन रूपों को क्रिया रूप कह देते हैं। संक्षेप में उन्हीं को क्रिया कह देते हैं। जैसे पठ जो है, अब पठ के जिस प्रकार से कर्ता में 3 पुरुष हमने अभी पढ़े कि कोई भी कर्ता होगा वो 3 पुरुषों के रूप में होगा, या तो प्रथम पुरुष के रूप में होगा कोई कर्ता, या मध्यम पुरुष के रूप में होगा, या उत्तम पुरुष के रूप में होगा कोई कर्ता। ठीक इसी प्रकार से जो क्रिया हैं उनको भी इसी प्रकार से 3 पुरुषों में विभाजित किया जाता है। कोई भी क्रिया जो है वो या तो प्रथम पुरुष की होगी, या वह मध्यम पुरुष की होगी, या वह क्रिया उत्तम पुरुष की होगी। जैसे मैं यहाँ लिख देता हूँ आपकी जानकारी के लिए, जैसे एक धातु के रूप हम यहाँ ले रहे हैं पठ। पठ बराबर पढ़ना, ये क्रिया है। और इसके रूप हम इस प्रकार से लेंगे, जैसे अपन कल्पना कर रहे हैं, पहले लट लकार में ले लेते हैं। तो लट लकार में जब हम रूप चलाएंगे तो पठति और पठतः और पठन्ति, इस प्रकार से ये प्रथम पुरुष की क्रिया होगी, प्रथम पुरुष की क्रिया। और ये एक वचन है, ये यहाँ द्विवचन है, और ये यहाँ बहुवचन है। इस प्रकार से इनका वर्गीकरण हो गया। इसी प्रकार से मध्यम पुरुष की क्रिया आएगी। मध्यम पुरुष में पठसी, पठथः और ये पठथ, ये मध्यम पुरुष की। इसी प्रकार से उत्तम पुरुष की क्रिया पठामि, पठामि, पठावह, पठामह, ये उत्तम पुरुष की क्रिया हो गई। अब जैसे कर्ता, कोई भी कर्ता जो है उसके लिए मैंने 3 पुरुष आपके सामने रखे थे, इसी प्रकार से क्रिया भी 3 पुरुषों में विभाजित होती है। तो ये दोनों में समानता आपको दिख गई है। कोई भी कर्ता 3 पुरुषों के रूप में विभक्त होंगे, कर्ता कारक 3 पुरुषों के रूप में ही मिलेगा। ऐसे ही क्रिया भी 3 पुरुषों के रूप में मिलेगी, या तो प्रथम पुरुष के रूप में, या मध्यम पुरुष के रूप में, अथवा उत्तम पुरुष के रूप में। अब चलिए इतनी बात समझने के बाद में अब हम आते हैं संस्कृत बनाने का जो नियम है, जो ट्रिक है, जो अनुवाद करने की जो कला है, अपन उस पर आ रहे हैं। ये इतनी महत्वपूर्ण ट्रिक है, इतना महत्वपूर्ण नियम है ये अनुवाद का, जो यदि आप सीख लेते हैं, यदि आज आपने इस ट्रिक को सीख लिया, इस नियम को सीख लिया, इस पद्धति को आपने ठीक से जो है वो सीख लिया, तो आज 50% काम संस्कृत बनाने का, लिखने का, पढ़ने का, पत्र लेखन का, अशुद्धि संशोधन का, ये 50% काम एक ही वीडियो के माध्यम से आपका पूरा होने वाला है। शेष जो 50% है वह कारक और विभक्ति को पढ़ लेने के पश्चात 100% हमारा ये काम पूरा हो जाएगा। तो मित्रों, इतना महत्वपूर्ण है। तो मैं अभी बोर्ड पर वह ट्रिक लिखने वाला हूँ, वह नियम लिखने वाला हूँ। उस नियम को जैसे ही मैं बोर्ड पर लिखूंगा, आप अपनी कॉपी में, अपनी उत्तर पुस्तिका में उसको लिख लेना। और केवल उत्तर पुस्तिका में ही ना लिख लेना, अपने मस्तिष्क में भी लिख लेना। और मस्तिष्क में लिख कर, उत्तर पुस्तिका और मस्तिष्क में लिख लेने के उपरांत अपने हृदय में उसको उतार लेना। ये इतनी कीमती चीज़ है,
इतनी बहुमूल्य ये ट्रिक है, इतना बहुमूल्य ये संस्कृत का नियम है कि इसको आप यदि आपने बड़े सम्मान के साथ में, प्यार के साथ में ग्रहण कर लिया तो ये सदा सदा के लिए आपको संस्कृत जगत में मान देगा, सम्मान देगा, आपके स्वाभिमान को ऊंचा उठाएगा, आपके आत्मविश्वास को जो है वो बुलंदी तक लेकर के जाएगा। इतना महत्वपूर्ण ये नियम है। चलिए मैं लिख रहा हूं, नियम बहुत छोटा सा है लेकिन गागर में सागर भरा हुआ है। आप ये सोचेंगे तो सामान्य सी बात है, डॉक्टर बलवंत शास्त्री जी ने जो है ये बहुत छोटे से शब्दों में ये लिखा है, ये तो कोई खास नहीं लग रहा है, लेकिन गागर में सागर भरा हुआ है। मित्रों, इसको खोल करके जब हम पढ़ेंगे तो आपको स्वयं विश्वास हो जाएगा कि ये नियम, ये ट्रिक कितनी महत्वपूर्ण है। चलिए मैं बोर्ड पर लिख रहा हूं अब उस नियम को, उस ट्रिक को, और वो इस प्रकार से है कि कर्ता कारक जिस पुरुष का तथा जिस वचन का होता है। कर्ता कारक जिस पुरुष का तथा जिस वचन का होता है, क्रिया भी उसी पुरुष की तथा उसी वचन की लगती है। ये ट्रिक है मित्रों, ये नियम है, ये मर्यादा है संस्कृत की, है ये आचार संहिता है संस्कृत की। इसको एक बार आपने तो लिख ही लिया होगा, इस पर जो बोर्ड पर लिखा है उसको मैं फिर से पढ़ रहा हूं कि कर्ता कारक जिस पुरुष का तथा जिस वचन का होता है, क्रिया भी उसी पुरुष की तथा उसी वचन की लगती है। ये नियम है। अब इसमें से 4 बातें जो मुख्य निकल कर के आ रही हैं उनके विषय में मैं पहले ही आपको अच्छी प्रकार से समझा चुका हूं। बस आपको संकेत कर रहा हूं कि यहां मुख्य जो है वो कर्ता कारक है। कर्ता कारक हमें वाक्य में देखना है कि हमारे पास जो कर्ता है वो किस पुरुष का, कर्ता कारक जिस पुरुष का है, तो हमें देखना कि कर्ता कारक किस पुरुष का है तथा जिस वचन का, किस वचन का है। जैसे ही हमारे पास कोई भी कर्ता आएगा तो हम तुरंत उसके विषय में ये जानेंगे, कर्ता का साक्षात्कार लेकर ये पूछेंगे, उसका इंटरव्यू लेकर के पूछेंगे कि कर्ता महोदय आप ये बताइए कि आप कौन से पुरुष के हैं और कौन से वचन के हैं। कर्ता के बारे में 2 बात हम पहले ही निश्चित कर लेंगे कि ये कर्ता जो आया है हमारे पास ये कौन से पुरुष का है तथा कौन से वचन का है। जब हम कर्ता के विषय में जान लेंगे कि ये कर्ता इस पुरुष का है, इस वचन का है, तो आगे कहते हैं कि क्रिया। अब क्रिया की बारी आती है। कर्ता के साथ में हमें क्रिया का मेल करना है, कर्ता को क्रिया के साथ में मिलाना है, लेकिन ऐसे ही नहीं मिलाना है, पूरी तरह से सारे मानदंडों को पूरा करते हुए, उनके गुण कर्म स्वभाव पूरी तरह देखते हुए तब हम मिलान करेंगे। तो कह रहे हैं कर्ता कारक जिस पुरुष का है, जिस वचन का है, क्रिया भी उसी पुरुष की लगाएंगे, उसी पुरुष की क्रिया उसी पुरुष की लगेगी। है ये क्रिया लिखी हुई है। इनको संस्कृत में क्रिया भी कहते हैं, इनको धातु रूप कहते हैं, अंग्रेजी में इन्हीं को वर्ब की फॉर्म्स कह देते हैं। अंग्रेजी में 3 या 4 फॉर्म होती, डू, डिड, डन इत्यादि हैं। यहाँ संस्कृत में एक क्रिया की ये 9 फॉर्म बन जाती है, 9 फॉर्म बन जाती है। ये 9 तो जो है वो केवल जो है आपके सामने यहाँ लिखी हुई परस्मयी पद की है। तो
ये जो क्रिया है, ये क्रिया 3 पुरुषों में विभाजित है। अब देखिए, क्रिया उसी पुरुष की लगेगी जिस पुरुष का कर्ता है। आगे लिख रहे हैं पुरुष की तथा उसी वचन की, यहां भी वही बात कह रहे हैं, उसी वचन की क्रिया लगेगी। तो कहने का तात्पर्य क्या है, सारांश क्या निकला कि कर्ता जिस पुरुष का है उसी पुरुष की क्रिया लगेगी, कर्ता जिस वचन का है उसी वचन की क्रिया लगेगी। बस ये जो है ना, कर्ता का और क्रिया का ये जो संबंध है, कर्ता और क्रिया का ये जो प्यार है, ये सदा सदा के लिए है, ये शाश्वत जोड़ी है? आपने कुछ जोड़ी सुनी होंगी, इतिहास में आपने बहुत सारी जोड़ियों के नाम सुने होंगे हैं। लैला मजनू की जोड़ी सुनी है आपने, हीर रांझा की जोड़ी सुनी है आपने, सत्यवान सावित्री की जोड़ी सुनी है आपने, हैं? ठीक इसी प्रकार से मित्रों, कर्ता और क्रिया की जोड़ी है, ये जन्म जन्म का इनका साथ है, कभी भी छोड़ने वाले नहीं है। लैला मजनू एक दूसरे को नहीं छोड़ रहे हैं, जन्म जन्मों तक नहीं छोड़ रहे हैं। हीर रांझा की इसी प्रकार की जोड़ी है, सत्यवान सावित्री की जोड़ी इतिहास में बहुत अमर हो गई, और इसी प्रकार से ये जोड़ी भी अमर है। किस किस की जोड़ी, कर्ता की और क्रिया की, ये जोड़ी सदा अमर है, शाश्वत है। छोड़ेंगे न तेरा साथ हो साथी, जन्म जन्म तक मरते दम तक है, मरते दम तक, जन्म जन्म तक, सदा सदा। अब ये शाश्वत संबंध है। इसकी और विस्तृत व्याख्या अब हम एक वाक्य को लेकर के, वाक्यों के माध्यम से जब अनुवाद करेंगे तो पदे पदे इस पर मोहर लगती जाएगी कि इनकी जोड़ी सनातन है? और हमेशा भगवान से जैसे हम अन्य जोड़ियों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, भगवान से मैं आपकी जोड़ी के लिए भी प्रार्थना कर रहा हूं, यदि बन गई है कि वो सदा सदा के लिए इतिहास में अमर रहे, सनातन बनी रहे, जन्म जन्मांतरों की रहे। किसी की नहीं भी बनी है तो मैं ये प्रार्थना कर रहा हूं भगवान से कि आपकी जोड़ी भी बने, इसी प्रकार से बने जैसे कर्ता और क्रिया की जोड़ी होती है। कर्ता और क्रिया जो है, कर्ता जिस पुरुष का है उसी पुरुष की क्रिया लगेगी, कर्ता जिस वचन का है उसी वचन की क्रिया लगेगी। तो ये संस्कृत अनुवाद का प्राण है मित्रों, ये संस्कृत अनुवाद की एक कला है, ट्रिक है, जो मैं आपके सामने अब विस्तार से चर्चा उस पर अपन करने जा रहे हैं। ये मैं अब मिटा रहा हूं, आपने नोट कर लिया होगा। तो 2 बातें सामने निकल करके आई, 2 प्रमुख पात्र हमारे सामने आए। एक का नाम है कर्ता, दूसरे का नाम है क्रिया, है? बस इनका ही खेल है। जैसे विवाह में है वर और वधू, इनका ही तो खेल होता है, बाकी तो सब तमाशगीर होते हैं, मुख्य तो वही होते हैं, हीरो हीरोइन होते हैं। तो यहाँ पर ये हीरो है, ये हीरोइन है, कर्ता हीरो है, क्रिया हीरोइन के रूप में अपनी भूमिका निभा रही है। अब देखते हैं, चलिए मैं एक वाक्य ले रहा हूँ और उस वाक्य के माध्यम से हम आसानी से यहाँ अपन समझ पाएंगे। ये अलग से मैंने लिख दिया है, एक पार्ट बना दिया है ताकि हम आसानी से इसको समझ पाएंगे। ये क्रिया है, ये क्रिया जो है ये प्रथम पुरुष की ही क्रिया है, केवल प्रथम पुरुष की क्रिया है। इनका और किसी के साथ में कोई संबंध नहीं, और किसी से कोई मतलब नहीं इनका, है? ये ऐसी पतिव्रता क्रियाएं हैं जो केवल प्रथम पुरुष के लिए ही बनी है। ये क्रियाएं जो है ये मध्यम पुरुष की क्रिया है, तो ये मध्यम पुरुष के कर्ता के लिए ही बनी है। मध्यम पुरुष का कोई कर्ता होगा तो उसके लिए, उस कर्ता के लिए ये मध्यम पुरुष की क्रिया बनी है। ये अंतिम जो लाइन है ये उत्तम पुरुष की क्रियाएं हैं, तो ये उत्तम पुरुष के कर्ता के लिए ही बनी है? अन्य किसी की तरफ ये पलक उठाकर देखती तक नहीं है, मित्रों। इस प्रकार से अब हम समझेंगे। देखिए एक वाक्य मैं ले रहा हूं, मैं वाक्य ले रहा हूं, साधारण सा वाक्य ले रहा हूं कि वह पढ़ता है, वह पढ़ता है। ये छोटा सा वाक्य लिया मैंने, है? अब इस अनुवाद की यात्रा को अपन प्रारंभ कर रहे हैं। एक एक शब्द मित्रों आपके लिए बड़ा कीमती है। आप एक एक शब्द को ध्यान से देखते जाना, एक एक स्टेप को, एक एक कदम को
आप देखते जाएं, नोट करते जाएं, अपने कॉपी में भी नोट करते जाना, अपने मस्तिष्क में भी नोट करते जाना, और साथ साथ यहाँ है दिल में भी नोट करते जाना। तो ये वाक्य है वह पढ़ता है। किसी भी वाक्य की, चाहे वो छोटा वाक्य हो चाहे बड़ा वाक्य हो, जब हम उसका संस्कृत में अनुवाद करने चलते हैं तो सबसे पहले हमें एक नंबर पर देखना होता है कि उस वाक्य में क्रिया क्या है, क्रिया क्या है, ये सबसे पहले आपको देखना है। एक नंबर पर प्रथम, सर्वप्रथमम, क्या देखेंगे अपन? सबसे पहले क्रिया देखेंगे कि ये जो वाक्य है जिसकी संस्कृत हम बनाने चले हैं, इस वाक्य में क्रिया क्या है। तो वह पढ़ता है, इसमें क्रिया है पढ़ना, पढ़ना, पढ़ता क्रिया नहीं है, पढ़ना क्रिया है। जब हमें ये पता हो गया कि इस वाक्य में पढ़ना क्रिया जो है वो पढ़ना है, तो फिर दूसरे नंबर पर हम पता करेंगे, दूसरे क्रम पर हम पता करेंगे कि इस क्रिया का कर्ता कौन है। क्रिया का हमें पता लग गया, पढ़ना है। अब पढ़ने की क्रिया को करने वाला कौन है, अर्थात इस क्रिया का कर्ता कौन है। तो कर्ता यहां स्पष्ट हो गया, वह, ये वह कर्ता है। तो कर्ता, कर्ता बराबर वह, ये दो बातें सामने आ गई। अब पढ़ना जो क्रिया है, इसकी संस्कृत में लिख रहा हूं यहां पर, ये संस्कृत में हम अनुवाद करेंगे तो पठ, पढ़ना, इसको संस्कृत में पठ कहेंगे। और कर्ता जो वह, अब ये इसके फेस को जब हम देखते हैं, इसके चेहरे को देख रहे हैं, वह पढ़ता है, इस वाक्य के चेहरे को देखते हैं तो ऐसा पता लग रहा है कि ये पुल्लिंग का है, पुल्लिंग का कर्ता है, वह पढ़ता है। हालांकि वह हम किसी महिला को, किसी लड़की को भी वह कहकर बोलेंगे, लेकिन वह पढ़ता है, इससे पता लग रहा है कि यहाँ जो वह है कर्ता है वो पुल्लिंग का है। तो वह की संस्कृत यहाँ लिख लेते हैं अपन सह। इस प्रकार से दो बातों का हमें पता लग गया, यहाँ पढ़ना क्रिया है, वह करता है। पढ़ने की क्रिया जो है उसको संस्कृत में पठ कहेंगे, और वह जो है उसके लिए सह का प्रयोग करेंगे पुल्लिंग में। अब दो बातें सामने आ गई हमारे सामने, देखिएगा, अब इनको मिटा रहा हूं मैं। अब हम ये देखेंगे इतना जानने के बाद में कि ये जो वाक्य है तीसरे नंबर पर देखिए, पहले नंबर पर क्रिया देखेंगे, दूसरे नंबर पर उस क्रिया का कर्ता देखेंगे, हैं। तीसरे नंबर पर हम ये देखेंगे कि यह जो वाक्य है, इस वाक्य का किस काल से संबंध है, अथवा ये जो क्रिया है, ये क्रिया किस विशेष अवस्था के लिए कही जा रही है। वह पढ़ता है, यहां पर पढ़ना जो क्रिया है इस वाक्य में, या सीधा यूं समझे यह वाक्य जो है ये किस काल से संबंधित है। तो ये वह पढ़ता है, ये जो वाक्य है ये वर्तमान काल से संबंधित है। क्योंकि ये वाक्य वर्तमान काल से संबंधित है, इसलिए अब हमें ये पता लग गया कि वर्तमान काल में इस वाक्य की संस्कृत जब हम बनाएंगे तो हमें किस काल की, किस लकार की क्रियाओं की आवश्यकता होगी। तो उसके लिए उत्तर है वर्तमाने लट, कि यदि कोई वाक्य वर्तमान काल का है तो वर्तमान काल को कहने के लिए यहाँ संस्कृत व्याकरण में, संस्कृत भाषा में लट लकार की क्रियाओं का प्रयोग होता है। जो लट लकार की क्रियाएं यहाँ बोर्ड पर आपके सामने लिखी हुई हैं। फिर से समझिएगा इस बात को। एक नंबर पर हम पता करेंगे कि इस वाक्य में क्रिया क्या है, दो नंबर पर पता करेंगे इस क्रिया का कर्ता कौन है, तीसरे नंबर पर हम ये पता करेंगे कि यह वाक्य किस काल का है। यहां पर जो पठ क्रिया है, जो पठ क्रिया आई है, वो पठ क्रिया जो है वो कौन से लकार से संबंधित है। तो वह पढ़ता है इसमें, क्योंकि वर्तमान है, ये पढ़ना जो है वर्तमान काल की क्रिया से संबंधित है। तो वर्तमान काल की ये क्रियाएं हैं, क्योंकि वर्तमान काल में लट लकार की क्रियाएं आती हैं, क्योंकि वर्तमान काल में लट लकार की क्रियाओं का प्रयोग होता है, इसलिए ये क्रियाएं सब यहाँ पर लिखी हुई हैं।
तो अब तीन बातें हमें पता लग गया कि इस वाक्य में क्रिया कौन है, इस वाक्य में कर्ता कौन है, और इस वाक्य में कौन से लकार की क्रियाओं का प्रयोग होगा, अर्थात लट लकार की क्रियाओं का प्रयोग होगा। तो वो क्रिया यहाँ पर लिखी हुई है। चलिए अब कर्ता के विषय में जो हमने खोज की है उस खोज को मैं यहाँ लिख देता हूँ। कर्ता हमारे पास था वह, और ये जो वह है इसकी संस्कृत हमारे पास आ गई सह। सह, अब ये सह कर्ता है हमारे पास में, और वर्तमान काल की क्रिया का हमें प्रयोग करना है क्योंकि वाक्य जो है वो वर्तमान काल का है। तो पूरी पिक्चर अब आपके सामने है। कर्ता आपके पास लिखा हुआ है, सह कर्ता है? अब कर्ता के विषय में हम इंटरव्यू लेंगे, कर्ता का इंटरव्यू लेंगे। क्या लेंगे कि कर्ता महोदय आप कौन से पुरुष के हैं? आप कौन से पुरुष के हैं और कौन से वचन के हैं? तो ये सह जो कर्ता है ये कौन से पुरुष का है, कौन सा वचन है, इसका आप सहज ही अनुमान कर सकते हैं। क्यों? यदि कोई कर्ता अहम आवाम वयम के रूप में होता तो वह उत्तम पुरुष कहलाता। यदि कोई कर्ता त्वम युवाम यूयम के रूप में होता तो वह मध्यम पुरुष कहलाता। अब ये उन दोनों से, उन 6 शब्दों से शेष है, इसलिए शेषे प्रथमः, शेषे प्रथमः, शेषे प्रथमः। जो शेष कर्ता होता है उन 6 शब्दों से अतिरिक्त, अर्थात जो ना उत्तम पुरुष में आ रहा ना मध्यम पुरुष में आ रहा, वह कर्ता शेष में चला गया और शेषे प्रथमः। वो जितना भी शेष बचता है वो सब प्रथम पुरुष का कर्ता कहलाता है। तो ये प्रथम पुरुष का कर्ता हो गया। कर्ता के बारे में अब हम पता लगा चुके कि ये प्रथम पुरुष है। प्रथम पुरुष सह जो करता है उसका साक्षात्कार लेकर के हमने पता लगा लिया कि ये सह जो है ये प्रथम पुरुष का है। और कौन सा वचन है? पुरुष के बारे में पता लगा लिया, प्रथम पुरुष है। वचन कौन सा है? तो सह साफ दिख रहा है? सकल से ही दिख रहा है, चेहरे से दिख रहा है। क्या है? एक वचन है। तो अब दोनों बातें, ये पहली बात, ये दूसरी बात है, कर्ता के विषय में हमारे सामने आ गई कि हमारे पास जो कर्ता है, हमारे पास जो दूल्हा है, वर है, वह प्रथम पुरुष का एक वचन है? हमारे पास जो कर्ता है वह प्रथम पुरुष का एक वचन है। ये इसके बारे में हमें पता लग गया। अब क्योंकि आपका कर्ता प्रथम पुरुष का एक वचन है तो एक बार नियम को हम फिर से पढ़ेंगे। एक बार ट्रिक जो आपने लिखी है, अपनी कॉपी में लिखी है, अपने मस्तिष्क में लिखी है और हृदय में भी अब धीरे धीरे उतरती जा रही है, वो ट्रिक को एक बार फिर ध्यान करेंगे कि कर्ता कारक जिस पुरुष का तथा जिस वचन का होता है, क्रिया भी उसी पुरुष की तथा उसी वचन की लगती है। तो क्योंकि अब हमारे पास जो कर्ता है वो प्रथम पुरुष का है, एक वचन का है, इसलिए क्रिया भी प्रथम पुरुष की ही लगेगी। क्रम से इस प्रकार से देख सकते हैं और ठोस जानकारी आपकी हो जाएगी। क्योंकि कर्ता प्रथम पुरुष का है इसलिए क्रिया प्रथम पुरुष की ही लगेगी। मध्यम पुरुष की क्रियाओं के साथ में कभी कोई कनेक्शन नहीं होगा, है? क्यों? क्योंकि हमारे पास सह जो कर्ता है वो प्रथम पुरुष का है। तो प्रथम पुरुष के कर्ता का संबंध है, प्रथम पुरुष के कर्ता का रिश्ता किसके साथ में करेंगे? प्रथम पुरुष की क्रिया के साथ में ही होगा। इनकी जोड़ी प्रथम पुरुष में से ही बनानी है। अब ये देखना है कि वो जो प्रथम पुरुष का कर्ता है उसका वचन कौन सा है? तो एक वचन। कर्ता प्रथम पुरुष का है इसलिए प्रथम पुरुष की ही क्रिया लगेंगी। मध्यम पुरुष की क्रिया से कोई मतलब नहीं, उत्तम पुरुष की क्रिया से कोई मतलब नहीं, कभी मतलब नहीं होगा, है? सनातन शाश्वत ये नियम है। और ये प्रथम पुरुष में भी क्योंकि ये एक वचन का है इसलिए क्रिया इसके साथ में प्रथम पुरुष के एक वचन की ही क्रिया लगेगी। द्विवचन की तरफ ये देखेगा ही नहीं, है? इतना पत्नी व्रत है ये, है? ये जो सह करता है ये इतना पत्नी व्रत रहेगा,
इतना इसका ऊंचा चरित्र है कि ये इधर पलक तक नहीं देखेगा तक नहीं। तो पठती यहाँ है, ये पठती एक वचन और ये भी एक वचन है, इसलिए वाक्य की जब संस्कृत बनाएंगे तो सह और सह प्रथम पुरुष का एक वचन है, तो क्रिया भी प्रथम पुरुष के एक वचन की सह पठती। ये संस्कृत बनी मित्रों। आप समझ गए होंगे कि कितना महत्वपूर्ण ये नियम है। और एक वाक्य में मैंने समय इसलिए लगाया है कि एक वाक्य में यदि आप समझ गए तो एके साधे सब सधे और सब साधे सब जाए। हम सब वाक्यों को एक साथ ही अगर लपेट लेते तो एक भी सेंटेंस, एक भी नियम आपकी समझ में नहीं आता। इसलिए मैंने एक वाक्य को लेकर के इस नियम को, इस ट्रिक को आपको समझाने का प्रयास किया है कि क्रिया, ये जो क्रियाएं हैं, ये क्रिया इतनी पतिव्रता हैं कि ये कर्ता के पीछे पीछे चलेंगी। यहाँ कर्ता इंजन के रूप में है। कैसे भी हम इस बात को समझ सकते हैं, कर्ता इंजन के रूप में है। तो कर्ता जिस पुरुष का होता है, जिस वचन का होता है कर्ता, उसी पुरुष की, उसी वचन की क्रिया लगती है। क्योंकि यहाँ सह ये प्रथम पुरुष का एक वचन है, इसलिए इसके साथ क्रिया भी प्रथम पुरुष के एक वचन की ही लगेगी। ये शाश्वत जोड़ी है, यही लैला मजनू की जोड़ी है, सदा रहेगी। यही हीर रांझा की जोड़ी है, यही सत्यवान सावित्री की जोड़ी है, सनातन रहेगी। कभी भी इस सह के साथ में पठसी नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा, त्रिकाल में नहीं आएगा है। कभी भी इस सह के साथ में पठामी कभी भी नहीं आएगा। इस सह के साथ में पठते पठते पठावे, पठंती पठते पठामे, ये कभी भी नहीं आएंगे। कोई मतलब ही नहीं इनका रिश्ता होने का, इनका कनेक्शन कभी होगा ही नहीं है। मित्रों, ये नियम था कर्ता कारक जिस पुरुष का होगा, जिस वचन का होगा, क्रिया भी उसी पुरुष की लगेगी, उसी वचन की होगी। ये नियम एक अत्यंत महत्वपूर्ण नियम था जो मैंने एक छोटे से वाक्य के माध्यम से यहाँ समझाने का प्रयास किया है। अब चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। मैं ये प्रथम पुरुष का कर्ता अपन ने ले लिया था, इसलिए इसी को लेकर के अब आगे बढ़ रहे हैं। ये जो सह था, सह इसका अर्थ है वह, और इसका द्विवचन होगा तऊ, जिनका अर्थ होगा वे दो, और फिर ते इसका अर्थ होगा वे सब। इन तीन शब्दों को लेकर के ही अपन चल रहे हैं। ये तीनों पुल्लिंग के हैं, सह तऊ ते। स्त्रीलिंग में करेंगे तो सा ते ता, इस प्रकार से आ जाएंगे। चलिए इन शब्दों को लेकर के हम अपनी इस अनुवाद की यात्रा को अब तेजी से आगे बढ़ा रहे हैं। अब बढ़ा सकता हूं तेजी से, खूब तसल्ली से जो है मैंने आपको समझाने का प्रयास किया है मित्रों, और मुझे पूरा 100% विश्वास है कि आप इस नियम को अब अच्छी प्रकार से समझ गए हैं। आगे जो है मुझे समझाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, है, बस आप स्वयं ही समझते चले जाएंगे। चलिए अब जैसे अपन कर्ता लेते हैं, एक वाक्य ले रहे हैं, वे दो पढ़ते हैं, ये वाक्य ले लेते हैं, वे दो पढ़ते हैं। ये वाक्य ले लिया, वाक्य वही वर्तमान काल का है, इसलिए वही पढ़ना क्रिया है, सब कुछ वही है, इसलिए यहाँ वे दो आ गया, वे दो। अब वे दो की संस्कृत होगी तऊ, तऊ संस्कृत होगी। तो तऊ क्योंकि प्रथम पुरुष का द्विवचन है। ये तऊ प्रथम पुरुष में तो है ही, सह भी प्रथम पुरुष है, तऊ भी प्रथम पुरुष है, ते भी प्रथम पुरुष है। क्यों? क्योंकि ये शेष में है? अहम आवाम वयम से शेष हैं, त्वम युवाम यूयम से शेष में हैं। तो ये तऊ जो है ये प्रथम पुरुष का कर्ता हो गया और द्विवचन का है? क्यों? तऊ का अर्थ है वे दो, इसलिए क्रिया, क्योंकि कर्ता प्रथम पुरुष का द्विवचन है, तऊ जो करता है वो प्रथम पुरुष का द्विवचन है, इसलिए क्रिया भी प्रथम पुरुष के द्विवचन की ही लगेगी। तो तऊ पठता है। अब ये हमेशा हमेशा के लिए संबंध है। तऊ प्रथम पुरुष का द्विवचन है, इसलिए क्रिया भी प्रथम पुरुष के द्विवचन की ही लगेगी, है। सदा ये जोड़ी अमर रहेगी, ऐसे ही कभी टूटने वाली नहीं। और किसी, ये पठता कभी भी और किसी के साथ जाएगा ही नहीं, है।
आगे ऐसा भी होता है, कहीं केवल पठते लिखा हो ना, पठते, तो आपको यहाँ तऊ, अब ये तऊ भी अपने आप चल करके आएगा फिर है। ऐसा आपस में प्रेम होता है तो एक दूसरे के प्रति समर्पण हो जाता है, एक दूसरे की मान कर चलते हैं। कहीं पर पठते आकर बैठ जाएगा तो तऊ अपने आप आ जाएगा, तऊ होगा तो तऊ के पीछे पीछे पठता है, ये वहां से चल करके आ जाएगी क्रिया। तो ये हो गया, वे दो पढ़ते हैं। अब एक वाक्य लेते हैं, वे सब पढ़ते हैं, वे सब पढ़ते हैं, ये वाक्य है, वे सब पढ़ते हैं। तो वे सब की संस्कृत होगी ते, है तो ते। अब ते क्योंकि ते का अर्थ है वे सब, ये प्रथम पुरुष में तो है ही। क्यों है प्रथम पुरुष में? क्योंकि अहम, आवाम, वयम, त्वम, युवाम, यूयम, इनसे शेष है, इसलिए शेषे प्रथम, शेषे प्रथम है। इसको पक्का अपने हृदय में बिठा लीजिए। शेष जो शब्द हैं, इन 6 शब्दों के अलावा वो सब प्रथम पुरुष में आते हैं। ये मैं पिछले वीडियो में बहुत अच्छी तरह से विस्तार से समझा चुका हूँ। उस वीडियो को भी आप 9 नंबर जो वीडियो है उसको भी आप देखें। तो ते का अर्थ है वे सब। अब ये ते प्रथम पुरुष का है और बहुवचन का है, इसलिए क्रिया प्रथम पुरुष के बहुवचन की ही लगेगी। ते के साथ सदा सदा पठंती ही है, बसंती नहीं, बसंती नहीं है, पठंती। ते पठंती है, ते पठंती, ये जोड़ी अमर है, शाश्वत है, ये लैला मजनू की जोड़ी है। तो ते पठंती, इस प्रकार से अब अधिक विस्तार की आवश्यकता नहीं है, आप स्वयं बनाते जाएंगे। अब चलिए एक एक वाक्य अपन प्रथम पुरुष के पश्चात मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष का भी ले लेते हैं। जैसे तुम पढ़ते हो, ये वाक्य ले लिया मैंने, तुम पढ़ते हो, ये भी वर्तमान काल का ही है, प्रेजेंट का ही है। तुम पढ़ते हो, एक तुम, बहुतों को भी हम कह सकते हैं, लेकिन यहां एक मान करके चल रहे हैं। तो तुम पढ़ते हो, तो तुम की संस्कृत होगी त्वम। अब क्योंकि ये त्वम जो है ये मध्यम पुरुष का एक वचन है, आपने पुरुष अच्छी तरह याद कर लिए हैं। त्वम, युवाम, यूयम ये मध्यम पुरुष, अहम, आवाम, वयम ये उत्तम पुरुष। तो त्वम जो है ये मध्यम पुरुष का एक वचन है। लिखने की आवश्यकता नहीं, आपने कॉपी पर उतार लिया होगा। त्वम, युवाम, यूयम ये मध्यम पुरुष है। तो त्वम क्योंकि मध्यम पुरुष का कर्ता है और एक वचन का है। त्वम कर्ता क्योंकि मध्यम पुरुष का है, इसलिए क्रिया मध्यम पुरुष की ही लगेगी। त्वम मध्यम पुरुष का कर्ता है मित्रों, इसलिए क्रिया मध्यम पुरुष की ही लगेगी है। अब मध्यम पुरुष में तो 3 है, तो कौन सी लगाओगे? तो देखेंगे ये वचन देखो इसका है, वचन कौन सा है? ये मध्यम पुरुष का एक वचन, तो क्रिया भी मध्यम पुरुष के एक वचन की पठसी। त्वम के साथ में पठसी हो गया। चलिए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। यदि हम कहते हैं कि तुम 2 पढ़ते हो, तुम 2 पढ़ते हो है, तो तुम 2 की संस्कृत होती है युवाम। अब ये युवाम जो है ये भी मध्यम पुरुष का करता है, और क्योंकि ये मध्यम पुरुष का है, द्विवचन है, इसलिए क्रिया मध्यम पुरुष के द्विवचन की लगा देंगे, पठथ, ये हो गया। अब एक और लेते हैं, तुम सब पढ़ते हैं, 2 के स्थान पर सब लिख देते हैं, सब, तुम सब पढ़ते हो हैं, ये वाक्य दे देते हैं। तो तुम सब की संस्कृत होगी यूयम है, यूयम। अब क्योंकि यूयम मध्यम पुरुष का बहुवचन है, मध्यम पुरुष का है, इसलिए क्रिया मध्यम पुरुष की लगेगी, और मध्यम पुरुष में भी बहुवचन का है, इसलिए मध्यम पुरुष के बहुवचन में पठथ ये क्रिया लगेगी। आप आसानी से इस बात को समझ चुके हैं मित्रों। कर्ता जिस पुरुष का था है और जिस वचन का था, उसी पुरुष की उसी वचन की क्रिया उसके साथ में लग जाती है, उनका संबंध कर दिया जाता है। अब चलिए एक एक उदाहरण अपन उत्तम पुरुष का ले लेते हैं। उत्तम पुरुष में क्या है? उत्तम पुरुष में है अहम, आवाम और वयम। अहम माने मैं, आवाम माने हम 2, वयम माने हम सब। चलिए एक वाक्य ले रहे हैं, मैं पढ़ता हूं, मैं पढ़ता हूं, ये वाक्य आ गया।
ये भी प्रेजेंट का है, वर्तमान काल का है। तो इसमें करता है मैं, वही पढ़ना क्रिया, तो मैं की संस्कृत होगी अहम। अहम। अब क्योंकि ये अहम मैं जो करता है, अहम, ये उत्तम पुरुष का एक वचन है। अहम क्योंकि उत्तम पुरुष का करता है मित्रों, कौन से पुरुष का करता है? उत्तम पुरुष का करता है, इसलिए क्रिया उत्तम पुरुष की ही लगेगी। अब उत्तम पुरुष में भी तीन हैं, तो एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, तो किसकी लगेगी, कौन से वचन की लगेगी? तो इससे पूछेंगे कि आप कौन से वचन में हो श्रीमान जी, तो अहम कहेगा मैं उत्तम पुरुष का एक वचन हूँ, है। तो उत्तम पुरुष का एक वचन है, तो इसके साथ में उत्तम पुरुष के एक वचन की ही क्रिया लगेगी, अहम के साथ में पठामी। अब ये शाश्वत संबंध है। यदि आपने कोई लोभ से, लालच से दहेज के लालच से, कोई और नौकरी के लालच से, कोई अन्य लालच से, यदि आपने अहम के साथ में किसी अन्य पठामी का संबंध ना करके पठसी का कर दिया, तो ये जोड़ी जो है ये बिल्कुल भी नहीं बनेगी, इसका विच्छेद होना है, ये पल भर भी टिक ही नहीं पाएगी। यही देखो अब कितना महत्वपूर्ण है ये नियम, अशुद्धि संशोधन में भी यही काम आएगा। अहम के साथ जब आपने इस नियम को जान लिया कि ये नियम होता है कि कर्ता कारक जिस पुरुष का तथा जिस वचन का होता है, क्रिया भी उसी पुरुष की तथा उसी वचन की लगती है। ये नियम जब आपने जान लिया तो अहम के साथ पठामी ही लगाएंगे। यदि पठसी लिख दिया किसी ने, तो आप उसको हटा करके एकदम से जो है वो पठामी को पकड़ के बिठा देंगे, नहीं कि अहम के साथ तो पठामी की ही जोड़ी है, इन्हीं का रिश्ता होना चाहिए। तो ये उत्तम पुरुष का उदाहरण मैंने आपके सामने रखा। अब जैसे यहाँ अहम के स्थान पर आवाम आ जाता है, हम दो पढ़ते हैं, जैसे आ जाता है हम दो पढ़ते हैं, हम दो पढ़ते हैं, इस प्रकार का मान लीजिए वाक्य है, तो हम दो की संस्कृत होगी आवाम। आवाम, आवाम ये हम दो की संस्कृत होगी। अब आवाम क्योंकि उत्तम पुरुष का द्विवचन है, इसलिए क्रिया उत्तम पुरुष के द्विवचन की पठाव है। यदि वयम आ जाता है बहुवचन में, वयम मीन्स हम सब हैं, हम सब, तो वयम क्योंकि उत्तम पुरुष का बहुवचन है, इसलिए क्रिया भी उत्तम पुरुष के बहुवचन की। तो वयम के साथ में हमेशा हमेशा है पठामे का ही संबंध जोड़ना है अपने को, और किसी की तरफ बिल्कुल देखना नहीं है। तो ये अनुवाद का एक नियम, एक लट लकार की क्रियाओं के माध्यम से मैंने आपके सामने उसको स्पष्ट करने का प्रयास किया है। अब चलिए एक लट के रूपों में अभ्यास करने के बाद में अपन थोड़ा आगे बढ़ रहे हैं। 5 लकार हमारे पाठ्यक्रम में चाहे वो बोर्ड का हो, चाहे विश्वविद्यालय का हो, चाहे वो रीट इत्यादि प्रतियोगी परीक्षाओं का हो, उन सब में 5 लकारों में है, 5 लकारों में ही वाक्य शुद्धि, अशुद्धि, संशोधन, धातु रूप, शब्द रूप वगैरह, ये सब यही 5 लकारों में ही आपसे ये पूछे जाएंगे। इसलिए चलिए दूसरा हम ले रहे हैं, लट लकार की क्रियाओं के बाद में अपन ले रहे हैं लोट लकार की क्रिया लेते हैं। पठ धातु जो है जिसका अर्थ पढ़ना है, इसकी लोट लकार की क्रियाएं कैसे, मैं पहले आपको बता चुका हूँ अच्छी प्रकार से। धातु रूप ट्रिक में, धातु रूप ट्रिक का जो वीडियो है उसको देख करके आप आसानी से सब धातुओं के रूप बना लेंगे। उस वीडियो को मित्रों आप अवश्य ही देखें और उसको जो है अपनी कॉपी में भी नोट करें, अपने मस्तिष्क में भी नोट करें और हृदय में भी नोट कर लें। वो अत्यंत महत्वपूर्ण वीडियो है धातु रूप ट्रिक का। तो मैं अब उसकी चर्चा नहीं करूंगा, मैं सीधा रूप लिख रहा हूं यहाँ पर। पठ धातु के लोट लकार के रूप, लोट लकार की क्रिया इस प्रकार से होंगी, पठतु, पठताम, पठन्तु, और फिर पठ, पठतम, पठतः, और फिर पठानी, ये नी है, पठानी, फिर पठावै और पठामै, ये आई लोट लकार। लट का प्रयोग
वर्तमान काल में होता है। लोट का प्रयोग आज्ञा देने में, किसी को आज्ञा देनी हो, है, भवान पठतु, आप पढ़े, हैं, या किसी से आज्ञा लेनी हो, है, अहम पठानी, क्या मैं पढ़ूं, है, तो इस प्रकार से आज्ञा देना हो या लेना हो तो लोट का प्रयोग करेंगे। या आशीर्वाद इत्यादि अन्य भी अर्थ हैं, उन अर्थों में भी लोट का प्रयोग करते हैं। तो चलिए अब कर्ता के विषय में, पुरुष के विषय में, क्रिया के विषय में अब तमाम चर्चाएं खूब हो चुकी हैं, उनको बार बार करने की आवश्यकता नहीं है। ये लोट लकार की क्रिया आपके सामने लिखी हुई है। ये क्रिया प्रथम पुरुष की हैं, ये क्रिया मध्यम पुरुष की हैं, ये क्रिया उत्तम पुरुष की है। ये क्रियाएं लिखी हुई है। अब चलिए अपन सीधा जो है वाक्य को ले रहे हैं। हम कहते हैं वही मैं ले रहा हूं, समझने के लिए मैं उन्हीं कर्ताओं का प्रयोग कर रहा हूं ताकि आसानी से आप वाक्य को समझ जाएंगे इस लकार में। जैसे हमने वह लिया, वह पढ़े, वह पढ़े, ये आदेश दिया किसी ने कि वह पढ़े, तो वह की संस्कृत होगी सह। अब क्योंकि ये सह जो है प्रथम पुरुष का एक वचन है तो क्रिया क्या लगेगी, प्रथम पुरुष के एक वचन की, तो सह पठतु। अब तऊ आ गया यहाँ, तऊ, तो तऊ क्योंकि मध्यम प्रथम पुरुष का द्विवचन है तो इसके साथ प्रथम पुरुष द्विवचन की क्रिया लगेगी, तऊ पठताम, वे दोनों पढ़ें। यदि यहाँ पर ते आ गया कि वे सब पढ़ें, अब इसको मिटा देता हूं मैं, यदि वाक्य ऐसा वे सब पढ़े, वे सब पढ़े ऐसा आज्ञा दे रहे तो वे सब की संस्कृत होगी ते, तो ते क्योंकि प्रथम पुरुष का बहुवचन है इसलिए ते के साथ क्रिया लगेगी प्रथम पुरुष के बहुवचन की, तो ते पठन्तु। अब ये शाश्वत जोड़ियां होगी, स पठतु, तौ पठताम, ते पठन्तु। इस नियम से हम चलेंगे तो कहीं भी हमारी अनुवाद में और संशोधन में किसी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं होगी। यदि कर्ता मध्यम पुरुष में है, यदि हम कहते हैं तुम पढ़ो, है, तुम पढ़ो, यदि हम ऐसा कहते हैं तो त्वम, तुम की संस्कृत होगी त्वम। अब त्वम क्योंकि मध्यम पुरुष का एक वचन है तो क्रिया मध्यम पुरुष के एक वचन की आएगी। यदि युवाम आ जाता है, युवाम, तो युवाम क्योंकि मध्यम पुरुष का द्विवचन आ गया इसलिए क्रिया मध्यम पुरुष के द्विवचन की आएगी, युवाम पठतम। यदि यूयम आ जाता है, यूयम, है, तो यूयम क्योंकि मध्यम पुरुष का उत्तम बहुवचन है इसलिए क्रिया पठत, यूयम पठत। इस प्रकार से प्रयोग करेंगे तो ये मध्यम पुरुष की होगी। अब चलिए साथ साथ उत्तम पुरुष भी देखते हैं। उत्तम पुरुष में हम कहें कि क्या मैं पढ़ूं, है, क्या मैं पढ़ूं, ये आज्ञा ली जा रही है, मांगी जा रही है कि क्या मैं पढ़ूं या मैं क्या पढ़ूं, है, कोई इस प्रकार का आज्ञा मांगने का कोई वाक्य हो सकता है। तो क्या मैं पढ़ूं, है, तो किम, है, अहम, क्या कि किम ना भी लगाए तो भी चलेगा, किम अहम। अब अहम, अहम क्योंकि उत्तम पुरुष का कर्ता है, एक वचन का है इसलिए क्रिया लगेगी उत्तम पुरुष के एक वचन की, पठानी, है, किम अहम पठानी, क्या मैं पढ़ूं, या सीधा अहम पठानी, अहम पठानी, क्या मैं पढ़ूं, परमिशन मांगी जा रही है। जैसे हम कक्ष में प्रवेश करते हैं तो अहम गच्छानी, अहम आगच्छानी भगवान, क्या मैं अंदर आ सकता हूं, इस प्रकार से लोट लकार का प्रयोग करते हैं। यदि अहम के स्थान पर कर्ता जो है वो आवाम आ जाता है, आवाम, है, आवाम, आवाम, हम दोनों हैं, तो आवाम आ गया तो आवाम क्योंकि उत्तम पुरुष का द्विवचन है तो क्रिया भी उत्तम पुरुष के द्विवचन की आएगी, आवाम पठावे, है, क्या हम दोनों पढ़ें। यदि वयम आ जाता है, वयम, है, वयम, तो वयम क्योंकि उत्तम पुरुष का बहुवचन है तो क्रिया भी उत्तम पुरुष के बहुवचन की लगेगी, वयम पठामः। इस प्रकार से ये लोट लकार के रूपों का प्रयोग होगा। आप आसानी से समझ गए हैं, अधिक विस्तार की आवश्यकता नहीं है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। लोट के बाद लंग के रूपों को ले रहे हैं। लंग का प्रयोग, लंग लकार का प्रयोग जो है वो भूतकाल में होगा।
बीता हुआ जो समय है, पास्ट, भूतकाल, भूतकाल में लंग के रूपों का प्रयोग करते हैं। लंग लकार की क्रियाओं का प्रयोग होगा जब कोई भूतकाल से संबंधित हम वाक्य बनाएंगे। तो किस प्रकार से चलती है देखिए लंग लकार की भूतकाल की क्रियाएं। अपठत, अपठताम, अपठन। यदि आपने पहला वीडियो देखा होगा धातु रूप ट्रिप का तो आप आसानी से स्वयं बना लेंगे। फिर अपठः, अपठतम, अपठत, और उत्तम पुरुष में होगा अपठम, अपठावै और अपठामः। लंग के रूपों की सबसे बड़ी पहचान प्रारंभ में ए जो है वो इंजन के रूप में है लगा हुआ दिखाई देगा आपको। तो ये प्रथम पुरुष, ये मध्यम पुरुष, ये उत्तम पुरुष, इस प्रकार से। और ये पूरा ग्रुप एक वचन, ये द्विवचन और ये बहुवचन, इतना आप जानते ही हैं। चलिए भूतकाल में जैसे कहे कि उसने पढ़ा है या वह पढ़ा। थोड़ा सा वाक्य बढ़ा रहा हूं सरलता के लिए, समझने के लिए। वह कहाँ पढ़ा, ये एक प्रश्नवाचक वाक्य बन गया। वह कहाँ पढ़ा है, थोड़ा थोड़ा हमें आगे भी पढ़ना है। तो वाक्य को थोड़ा सा बड़ा कैसे होता है, फिर उसकी संस्कृत कैसे बनाई जाती है, इस बात का भी हमें अभ्यास करना है। तो वह की संस्कृत होगी वही सह, और कहाँ की संस्कृत होगी कुत्र। अब ये कुत्र जो है ये अव्यय है। अव्यय शब्दों के बारे में सामान्य रूप से ये है जिनके रूप नहीं चलते हैं, जिनकी वंशावली नहीं चलती। जैसे राम है रामू रामा, रामम, एक राम के 21 बन जाते हैं, 7 ये 21 रूप बन जाते हैं। और संबोधन के जो भी जोड़ते हैं तो 3 और जुड़ जाते हैं। तो इस प्रकार से जैसे राम की औलाद चलती है, ऐसे कुत्र के रूप नहीं चलते हैं। कुत्र ऐसा कुछ नहीं, ये कुत्र ही है बस, इसके रूप नहीं चलते हैं। तो जिन शब्दों के संस्कृत भाषा में रूप नहीं चलते हैं, जिनकी औलाद नहीं होती, जो ब्रह्मचारी हैं, यूं के यूं आते हैं, यूं के यूं चले जाते हैं, तो ऐसे जो तपस्वी हैं, तो उनको संस्कृत भाषा में अव्यय शब्द के नाम से कहा जाता है। विशेष व्याख्या अपन बाद में करेंगे इनकी। तो सह और कहाँ की संस्कृत होगी कुत्र। अब हमें क्रिया लगानी है, तो क्रिया लगाते समय हम ये देखेंगे कि सह कर्ता जो है, क्योंकि प्रथम पुरुष का एक वचन है तो इसके साथ क्रिया प्रथम पुरुष के एक वचन की ही लगेगी। तो संस्कृत बन गया सह कुत्र अपठत, वह कहाँ पढ़ा, भूतकाल की होगी। यदि यह सह के स्थान पर तऊ आ जाता है, तऊ आएगा तो तऊ कुत्र। अब तऊ क्योंकि द्विवचन का हो गया प्रथम पुरुष का, इसलिए अपठताम। और यदि ते आ जाता है कि वे सब कहाँ पढ़े, तो ते कुत्र, और ये बहुवचन का करता है इसलिए अपठन। इस प्रकार से ये वाक्य बन गए। सह कुत्र अपठत, तऊ कुत्र अपठताम, ते कुत्र अपठन। अब ये कितना इस नियम को यदि आप जानते हैं तो अशुद्धि संशोधन का जो प्रश्न होगा उसको एकदम से पटक लेंगे आप, बिल्कुल सीधा कर देंगे, कहीं कोई उसमें कमी नहीं छोड़ेंगे। तो ये प्रथम पुरुष के बारे में मैंने आपको बताया। इसी प्रकार से यदि कर्ता मध्यम पुरुष का आता है, जैसे तू कहाँ पढ़ा है, जैसे ये वाक्य ले लेते हैं, या तुम कहाँ पढ़े है। तू थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता क्योंकि अपन संस्कृत के हैं तो सम्मान से बोले, सम्मान से थोड़ा प्रयोग करेंगे। तो तुम कहाँ पढ़े, ये तुम कहाँ पढ़े, ये भूतकाल की बात हो गई, पहले पढ़े थे तो बताओ तुम कहाँ पढ़े। तो संस्कृत क्या होगी त्वम। अब त्वम क्योंकि मध्यम पुरुष का एक वचन है तो क्रिया भी मध्यम पुरुष के एक वचन की। तो त्वम कुत्र अपठः, ये संस्कृत बन गई। यदि त्वम के स्थान पर युवाम आता है तो युवाम कुत्र, अब ये द्विवचन में चले जाओ, अपठताम, अपठताम आ जाएगा, सॉरी अपठतम,
ये तो प्रथम पुरुष के द्विवचन में है, अपठ्तम, इसका प्रयोग करेंगे, त्वम कुत्र अपठ्तम। और यदि यहाँ पर यूयम आ जाता है, यूयम, तो यूयम कुत्र, और ये अपठ है, अपठ्तम अपठ्त, अपठ्त। इस प्रकार से ये संस्कृत बनती चलेगी। अब चलिए उत्तम पुरुष में आते हैं। उत्तम पुरुष में किस प्रकार से वाक्य बनेंगे, देखिए। उत्तम पुरुष में जैसे मैं वहाँ पढ़ा, मैं वहाँ पढ़ा, ये वाक्य है, तो मैं की संस्कृत होगी अहम, अहम, और वहाँ की होगी तत्र। ये तत्र भी अव्यय है, जैसे कुत्र अव्यय है, यत्र तत्र कुत्र सर्वत्र हैं, ये अव्यय शब्द हैं। तो अहम तत्र, मैं वहाँ। फिर क्योंकि अहम उत्तम पुरुष का एक वचन है, तो क्रिया भी उत्तम पुरुष के एक वचन की, अपठम, अहम तत्र अपठम। यदि आवाम आता है तो आप स्वयं बनाइए। यदि आवाम कर्ता के रूप में आ गया तो क्योंकि ये उत्तम पुरुष का द्विवचन है, इसलिए क्रिया उत्तम पुरुष के द्विवचन की आ जाएगी। तो आवाम तत्र अपठाव। यदि यह वयम आ जाता है, वयम है, तो वयम तत्र अपठाम, अपठाम। इस प्रकार से ये लंग लकार की क्रियाओं का संबंध, कनेक्शन है, किनके साथ में होगा, कर्ताओं के साथ में होता चला जाएगा। अब चलिए अपन लेते हैं विधिलिंग। विधिलिंग का प्रयोग आज्ञा लेने देने में भी करते हैं। मुख्य रूप से जो है विधिलिंग का प्रयोग चाहिए इत्यादि अर्थों में होता है। और विधिलिंग की क्रियाएं किस प्रकार से होंगी, देखिए। पठेत, पठेताम, पठेयु, इस प्रकार से विधिलिंग की क्रियाएं चलेंगी। फिर पठे है, पठेतम, पठेतय, और फिर पठेयम, पठेयम, पठेव, और पठेमय। ये प्रथम पुरुष, ये मध्यम पुरुष, और ये उत्तम पुरुष। इस प्रकार से ये क्रियाएं हमारे सामने आई। पठेत, पठेताम, पठेयु, पठे, पठेतम, पठेतय, पठेयम, पठेव, पठेमय। ये क्रिया जो है ये कर्ता की तलाश में है, वर की तलाश में ये क्रिया कन्याएं हैं, ये यहाँ खड़ी हैं, ढूंढ रही है, तलाश रही है वर को, हैं। अब देखते हैं किसको क्या वर मिलेगा, है। अपन देखते हैं कि हम कहें कि उसे यहाँ पढ़ना चाहिए, पढ़ना चाहिए, ये हमने एक वाक्य लिखा, उसे यहाँ पढ़ना चाहिए। तो वह, उसे, उसने, ध्यान दीजिएगा, वह, उसे, उसने, इन सब की एक ही संस्कृत होती है, क्या, सह, सह है। उसे यहाँ पढ़ना चाहिए। यदि स्त्रीलिंग में लेंगे, यदि इस वाक्य को अपन स्त्रीलिंग में लेना चाहें तो सह के स्थान पर क्या आ जाएगा, फिर सा आ जाएगा, है। तो ये सा भी प्रथम पुरुष का एक वचन है। अपन समझने के लिए अभी केवल सह को ही ले रहे हैं, कहीं आप को समझने में किसी प्रकार की दिक्कत ना आए, इसलिए सह शब्द को लेकर मैं चल रहा हूं। तो सह, और यहाँ की संस्कृत होगी अत्र, सह अत्र, और पढ़ना चाहिए, पढ़ना चाहिए, इस एक पूरे अर्थ को जो है एक शब्द कहेगा, क्योंकि ये सह जो है ये प्रथम पुरुष का एक वचन है, इसलिए क्रिया प्रथम पुरुष के एक वचन की, सह अत्र पठेत, सह अत्र पठेत, उसे यहाँ पढ़ना चाहिए, ये संस्कृत बन गई। सह अत्र पठेत, बस पठेत इस पूरी बात को कह रहा है, पठेत मीन्स पढ़ना चाहिए, ये पूरा बोल रहा है, अभिव्यक्त कर रहा है। यदि सह के स्थान पर तऊ आ जाएगा, यदि सह के स्थान पर तऊ आ गया है, तो क्योंकि तऊ प्रथम पुरुष का द्विवचन है, तो यहाँ पठेताम लगेगा, है, पठेताम, स अत्र पठेताम। यदि ते आ जाता है तो ते बहुवचन में हो गया प्रथम पुरुष में, तो ते अत्र पठेयु, पठेयु। इस प्रकार से ते अत्र पठेयु, ये वाक्य बनते चले जाएंगे। यदि जल्दी से देखते हैं, यदि कर्ता मध्यम पुरुष में आता है, जैसे तुम्हें
तुम्हें वहाँ पढ़ना चाहिए। ये वाक्य आ गया, जैसे तुम्हें वहाँ पढ़ना चाहिए, तो तुम्हें या तुझे है, तुम, तुम्हें, तुझे, इन सभी शब्दों की एक ही संस्कृत होती है त्वम। तो त्वम तत्र, वहाँ की संस्कृत तत्र, त्वम तत्र पढ़ना चाहिए। अब क्योंकि त्वम मध्यम पुरुष का एक वचन है इसलिए क्रिया पठे है। त्वम मध्यम पुरुष का एक वचन है इसलिए पठे क्रिया। और यहाँ त्वम के स्थान पर यदि युवाम आ जाता है तो युवाम तत्र, और युवाम क्योंकि द्विवचन का कर्ता हो गया मध्यम पुरुष का, इसलिए पठेतम, युवाम के साथ में पठेतम। यदि यूयम आता है, यूयम, तो यूयम तत्र और फिर पठेत, पठेत। इस प्रकार से मध्यम पुरुष के कर्ताओं के साथ में इन क्रियाओं की जोड़ी बनती चली जाएगी। अब चलिए उत्तम पुरुष का और देख लेते हैं। उत्तम पुरुष में जैसे मुझे कहाँ पढ़ना चाहिए, ये वाक्य आ गया है, क्योंकि आज्ञा लेने देने में भी प्रयोग करते हैं, चाहिए में करते हैं। तो जैसे ये वाक्य आ गया कि मुझे कहाँ पढ़ना चाहिए, ये वाक्य आ गया है, मुझे कहाँ पढ़ना चाहिए। तो मैं, मुझे है, मैं, मुझे, इन सब की, मुझको, इन सब की एक ही संस्कृत होगी क्या, अहम, अहम, अहम। और कहाँ की संस्कृत होगी, कुत्र, अहम कुत्र पढ़ना चाहिए। इसको एक ही शब्द कह देगा, एक ही क्रिया जो है पूरे अर्थ का वर्णन कर देगी। तो क्योंकि अहम उत्तम पुरुष का एक वचन है इसलिए क्रिया उत्तम पुरुष के एक वचन की, पठेयम, अहम कुत्र पठेयम। यदि आवाम आ गया, आवाम, तो आवाम कुत्र, अब आवाम द्विवचन का होगा इसलिए पठेव। और यदि वयम आ जाता है तो वयम क्योंकि बहुवचन का आ गया उत्तम पुरुष में इसलिए क्रिया बहुवचन की, पठेम। इस प्रकार से जो है ये विधिलिंग की क्रियाओं का जोड़ा ये बनता चला जाएगा। अब चलिए एक अंतिम लकार, क्योंकि 5 लकारों में आपसे धातु रूप, अशुद्धि, संशोधन इत्यादि ये सब जो है ये 5 लकारों में। और मित्रों ये इतना महत्वपूर्ण है अनुवाद का विषय कि ये अशुद्धि संशोधन का प्रश्न भी आप कर लेंगे। कोई भी ट्रांसलेशन का वाक्य है उसको आप आसानी से बना लेंगे, निबंध आप लिख लेंगे, पत्र लेखन आप कर लेंगे, वाक्य प्रयोग आप कर लेंगे। इतना महत्वपूर्ण विषय जो है वो मैं आज आपके सामने लेकर आया हूँ। चलिए अब अंतिम लकार पठ धातु में लृट लकार जिसका प्रयोग होता है भविष्यत काल में, उसके रूप कैसे होंगे, पठिष्यति, पठिष्यति, पठिष्यतः, पठिष्यन्ति। यहाँ ये लगाने की आवश्यकता नहीं है। और फिर पठिष्यसि, फिर पठिष्यथ, और ये पठिष्यथ, और फिर पठिष्यामि, पठिष्यामि, और ये पठिष्यावह और पठिष्यामः, पठिष्यामः। ये प्रथम पुरुष, ये मध्यम पुरुष और ये उत्तम पुरुष। इस प्रकार से ये क्रिया होगी। अब चलिए अपन देखते हैं भविष्यत काल में प्रयोग होगा। लृट लकार का प्रयोग कहाँ होगा, इन क्रियाओं का प्रयोग कहाँ होगा, जहाँ वाक्य भविष्यत काल का कोई वाक्य होगा। जैसे एक वाक्य ले रहे हैं, वह कहाँ पढ़ेगा। थोड़ा सा एक आध शब्द आपको साथ साथ मिलता जाए हैं। वैसे तो आप बहुत जानकार हैं फिर भी मैं थोड़ा प्रयास करूँगा कि वह कब पढ़ेगा। जैसे ये वाक्य ले लेता हूँ, वह कब पढ़ेगा, ये वाक्य मैंने ले लिया। तो वह अभी भविष्यत काल का वाक्य है इसलिए दृढ़ लकार की क्रियाओं का प्रयोग होगा। वह कब पढ़ेगा है, प्रश्न किया जा रहा है, प्रश्न क्वेश्चनवाचक है। तो भविष्यत काल का वाक्य है इसलिए दृढ़ लकार की क्रियाओं का प्रयोग होगा जो आपके सामने लिखी हुई है दृढ़ लकार की क्रिया। तो सह, वह है, वह की संस्कृत सह है,
कब, कब की संस्कृत होगी कदा, सह कदा। अब पढ़ेगा तो क्रिया का प्रयोग, क्योंकि सह प्रथम पुरुष का एक वचन है इसलिए क्रिया प्रथम पुरुष के एक वचन की ही लगेगी। संस्कृत बन गई सह कदा पठिष्यति। आपसे कोई प्रश्न करे कि आपने सह के साथ में पठिष्यति क्यों लगाया है, तो उसका उत्तर क्या होगा, क्योंकि सह प्रथम पुरुष का एक वचन है जो करता है, तो क्रिया हमेशा कर्ता के अनुसार लगती है, इसलिए क्रिया भी प्रथम पुरुष के एक वचन की लगी। यदि यहाँ तऊ आ जाता है, तऊ, तो तऊ क्योंकि प्रथम पुरुष का द्विवचन हो गया तो क्रिया प्रथम पुरुष के द्विवचन की लग जाएगी, क्या, पठिष्यतः। यदि यहाँ ते आ जाता है, ते माने वे सब, तो ते आने से क्योंकि बहुवचन में है तो पठिष्यन्ति, पठिष्यन्ति। इस प्रकार से कहीं भी आपके वाक्य में किसी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं होगी, है, कोई गुंजाइश नहीं है, कोई डर नहीं। आपको बिल्कुल भी नहीं डरना है मित्रों, है, क्यों, क्योंकि डर के आगे जीत है, आपकी जीत होनी निश्चित है। चलिए मध्यम पुरुष में आते हैं, जैसे तू तू कब पढ़ेगा, छोटा सा वाक्य ले रहा हूं, तुम ले लीजिएगा, तुम कब पढ़ोगे, ये वाक्य आ गया। तुम कब पढ़ोगे, तो तुम की संस्कृत होगी त्वम और कब की होगी कदा, त्वम कदा। और त्वम क्योंकि मध्यम पुरुष का एक वचन है इसलिए क्रिया भी मध्यम पुरुष के एक वचन की, तो ये होगी त्वम कदा पठिष्यसि। यदि युवाम आता है, युवाम आ गया तो युवाम कदा पठिष्यथः, पठिष्यथः। और यदि यूयम आ गया तो यूयम कदा, यूयम उत्तम पुरुष का मध्यम पुरुष का बहुवचन है इसलिए पठिष्यथः। दोनों में अंतर क्या है? यहाँ विसर्ग नहीं है, बहुवचन में विसर्ग नहीं है, द्विवचन में विसर्ग है, इस बात को ध्यान रखना है। यदि उत्तम पुरुष आता है, यदि कर्ता उत्तम पुरुष का चेहरा पहन करके आता है, उत्तम पुरुष का नकाब पहन करके यदि कर्ता आ जाता है, तो क्योंकि जैसे मैं भी वहाँ पढ़ूंगा, ये वाक्य लिया मैंने, मैं भी वहाँ पढ़ूंगा, ये वाक्य लिया, मैं भी वहाँ पढ़ूंगा। तो अब ये भी भविष्यत काल का ही वाक्य है, तो मैं की संस्कृत होगी अहम, है, भी की संस्कृत होती अपि। ये अपि भी अव्यय शब्द है, और वहाँ की तत्र, ये भी अव्यय शब्द है। एक वाक्य में कितने ही अव्यय शब्द मित्रों आ सकते हैं, कोई इसमें आपत्ति नहीं। अहम अपि तत्र, मैं भी वहाँ पढ़ूंगा। अब क्योंकि अहम उत्तम पुरुष का एक वचन है इसलिए क्रिया उत्तम पुरुष के एक वचन की, पठिष्यामि। यदि आवाम आएगा तो आप स्वयं कर लेंगे, आवाम अपि तत्र, क्या आएगा बोलिए, पठिष्यावः। यदि वयम आ गया है तो वयम अपि तत्र पठिष्यामः, पठिष्यामः। ये इस प्रकार से संस्कृत अनुवाद की ट्रिक, संस्कृत अनुवाद की कला मैंने आपके समक्ष रखने का प्रयास किया है। मित्रों, जितना आप सावधानी से इस लेसन को पढ़ेंगे तो उतना ही हृदयंगम करते जाएंगे, और समझी हुई चीज़ जो है वो अपनी होती है, रटी हुई चीज़ कभी भी अपनी नहीं होती है। आप समझ लेंगे तो कोई वाक्य कैसे ही घुमा कर क्यों ना दे दें, आप उसको बिल्कुल शुद्ध उसकी संस्कृत बना देंगे। कहीं अशुद्ध करके देंगे तो तुरंत उसको संशोधन उसका कर देंगे। कोई भी आपको पत्र देंगे, निबंध देंगे, वाक्य देंगे, सब की संस्कृत आप आसानी से बनाते हुए चले जाएंगे। इतनी महत्वपूर्ण ये ट्रिक है, इतना महत्वपूर्ण उपहार है, एक गिफ्ट मैं आज आपको ये लगभग दे दी है। अब बस छोटी सी बात और बची है। कहीं कहीं देखिए इस प्रकार का प्रसंग आएगा। ये पांचों लकारों के रूप मैंने आपके, पांचों लकारों के रूपों का प्रयोग मैंने आपके सामने खूब विस्तार से समझा दिया है। अब एक महत्वपूर्ण बात और मैं समझा रहा हूँ वीडियो के अंतिम चरण में। वो क्या है, कहीं ऐसा हो जाए कि जैसे तीन पुरुष हैं, प्रथम पुरुष है, ये मध्यम पुरुष है और उत्तम पुरुष है।
कहीं ऐसा हो जाए कि जो कर्ता है, कर्ता दो इकट्ठे हो जाए, हैं, दो कर्ता किसी वाक्य में हो जाएं। अब ये एक बहुत अत्यंत महत्वपूर्ण विषय अंत में मैं रख रहा हूं, इसको पूरी ट्रिक आपको समझाने के बाद में, कि कहीं पर ऐसा हो जाए कि दो कर्ता आपके सामने आ जाएं। एक कर्ता जो है वो प्रथम पुरुष का है, दूसरा कर्ता वहां मध्यम पुरुष का भी आ जाए। जैसे हम कहें वह, और शब्द करेंगे तो आपके लिए सरलता रहेगी, वह और तुम पढ़ते हो, ये एक वाक्य आ गया, वह और तुम पढ़ते हो, हैं। तो इसमें कर्ता कितने हो गए हैं? क्रिया तो एक ही है, पढ़ना, लेकिन पढ़ने की क्रिया को करने वाले, ध्यान दीजिएगा, क्रिया तो एक ही है, वह और तुम क्या कर रहे हो? पढ़ने की क्रिया कर रहे हो। तो क्रिया तो एक है, लेकिन उस क्रिया को करने वाले अर्थात उसके कर्ता दो हो गए। कौन कौन? वह भी करता है और तुम भी करता हो। वह भी पढ़ाई की क्रिया को कर रहा है, तुम भी पढ़ाई की क्रिया को कर रहे हो। तो दो कर्ता हमारे सामने आ गए। अब इसकी संस्कृत बनाते समय अब प्रश्न होता है कि जो क्रिया चलेगी है वो क्रिया किसके पीछे चलेगी, है? क्रिया का रिश्ता किसके साथ, क्रिया किसका कहना माने, क्योंकि वह भी करता है और तुम भी करता है। जैसे इसकी संस्कृत बनाएंगे तो सह, वह की संस्कृत होगी सह, है सह, और चाहे चाहे पहले लगा ले चाहे बाद में, मैं यहाँ सुविधा के लिए समझने के लिए दोनों कर्ता को एक साथ रख रहा हूँ। सह त्वम च, सह त्वम च, सह त्वम च, तुम, वह और तुम जो है दोनों। अब सह त्वम च, अब क्रिया लगानी है, पढ़ते हो। तो प्रश्न होता है कि हम क्रिया जो है कौन से पुरुष की लगाएं, हैं? जैसे ये पढ़ती, पढ़ते, पठन, समझने के लिए लिख रहा हूं मैं, पठती और ये पठतः और ये पठंती, क्योंकि दो पुरुषों की है यहाँ पर, तो पठसी और ये पठथ और पठथ। चलिए उत्तम की भी लिख देता हूँ, पठामी और ये पठावह और ये पठाम, ये समझने के लिए मैंने दोबारा से लिख दिया है। तो ये क्रिया लिखी हुई है, ये प्रथम पुरुष, ये मध्यम पुरुष, ये उत्तम पुरुष। अब प्रश्न होता है, कर्ता, एक कर्ता तो है प्रथम पुरुष का, है, दूसरा कर्ता है मध्यम पुरुष का। तो ये जो क्रिया लगाएंगे इनमें से, तो क्रिया प्रथम पुरुष की लगेगी या मध्यम पुरुष की? मित्रों, है बड़ा जो है इंटरेस्टिंग है बड़ा रोचक सवाल है कि जहाँ दो कर्ता आगे, एक कर्ता प्रथम पुरुष का है, एक कर्ता मध्यम पुरुष का है? तो क्रिया बेचारी किसका मन है, किसके पीछे जाएगी क्रिया, है? दो का जहाँ दो मंगेतर हो जाए, हैं? तो वधू के सामने जो है, लड़की के सामने बड़ी समस्या हो जाती, किसके पीछे जाऊँ, है? लेकिन आखिर कोई न कोई नियम कानून चाहे होता ही है? नियम कानून तो उसने अपने हृदय में बना ही रखा है? अपनी पसंद से जो है वो तो आगे सह त्वम च। अब जहाँ दो कर्ता अर्थात एक प्रथम पुरुष का कर्ता हो और एक मध्यम पुरुष का कर्ता हो, तो इसमें हमेशा और हमेशा मध्यम पुरुष के कर्ता के अनुसार, मध्यम पुरुष के कर्ता के अनुसार क्रिया चलेगी, अर्थात क्रिया मध्यम पुरुष की होगी। फिर देखिएगा, जहाँ प्रथम पुरुष का कर्ता आ गया, मध्यम पुरुष का कर्ता आ गया, तो क्योंकि यहाँ देखिए, यहाँ जो है ये प्रथम पुरुष और ये मध्यम पुरुष, तो ये ऐसे ऐसे अपन चलेंगे। जहाँ प्रथम पुरुष और मध्यम पुरुष में टकराव हो जाएगा, है, तो जो आगे वाला है, ये प्रथम पुरुष पहले आ गया, ये इससे आगे है, तो इधर जो है इनकी सीनियरिटी बनेगी, मध्यम पुरुष की क्रिया लगेगी। जहाँ कर्ता प्रथम पुरुष का है, मध्यम पुरुष का भी है, वहाँ क्रिया मध्यम पुरुष की लगेगी, तो ये मध्यम पुरुष की क्रिया आ गई। एक निर्णय हो गया कि जहाँ कर्ता प्रथम पुरुष का एवं मध्यम पुरुष का दोनों कर्ता आ जाए, तो वहाँ उस वाक्य में क्रिया हमेशा मध्यम पुरुष की लगेगी। अब प्रश्न होता है, मध्यम पुरुष में तीन क्रिया हैं, पठसी, पठत है, पढ़त है, तो तीनों लगेंगी, दो लगेंगी, एक लगेंगी, क्योंकि ये कर्ता दो हैं, इसलिए क्रिया जो है वो द्विवचन की लगेगी। यहाँ द्विवचन में क्या है? पठत है, तो यहाँ
ये पठत है, ये क्रिया लगी। आपकी समझ में आ गया होगा, क्योंकि यहाँ एक कर्ता प्रथम पुरुष का था, दूसरा मध्यम पुरुष का था। जहाँ प्रथम पुरुष का कर्ता हो, मध्यम पुरुष का कर्ता, दोनों कर्ता एक जगह टकराएं तो वहाँ क्रिया मध्यम पुरुष की लगेगी, मध्यम पुरुष की लगेगी। इस बात को हमेशा ध्यान रखना। स त्वं च पठत, पठत इस प्रकार से होगा। अब पठत है द्विवचन की क्रिया क्यों लगी? क्योंकि कर्ता दो थे, कर्ता दो थे, कर्ता दो हैं तो क्रिया द्विवचन की ही लगेगी। कर्ता एक तो क्रिया एक वचन। तो ये आगे थोड़ा सा और बढ़ते हैं। कोई ऐसा वाक्य आ जाता है, कोई ऐसा वाक्य आ गया जिसमें प्रथम पुरुष का कर्ता है और उत्तम पुरुष का कर्ता है, हैं? एक क्रिया जैसे ये आ गया, वह और मैं, वह और मैं पढ़ते हैं, ये वाक्य आ गया। वह और मैं, तो वह की संस्कृत वही सह, वह की संस्कृत वही सह, सह और मैं की संस्कृत अहम, सह अहम च है, मैं वह और मैं। अब यहाँ ये क्रम होगा कि प्रथम पुरुष से बलवान, प्रथम पुरुष से बलवान मध्यम पुरुष था। जहाँ प्रथम पुरुष और मध्यम पुरुष टकराएंगे तो मध्यम पुरुष के अनुसार क्रिया होगी, है, मध्यम पुरुष की क्रिया होगी, ये कहना चाहिए। जहाँ पर प्रथम पुरुष और उत्तम पुरुष टकरा गए हैं तो वहाँ ये नीचे नीचे जो है ये बलवान होते हैं, क्योंकि प्रथम पुरुष के पश्चात ये उत्तम पुरुष है, हैं? तो ऐसी स्थिति में जहाँ प्रथम पुरुष भी आएगा, उत्तम पुरुष भी आएगा, वहाँ क्रिया उत्तम पुरुष की होगी। अब क्योंकि ये दो हैं कर्ता, वह और मैं, इसलिए क्रिया उत्तम पुरुष की तो होगी लेकिन द्विवचन की होगी। क्या होगी? पठावह। ये संस्कृत वो सह अहम च पठावह। ये आप समझ गए होंगे कि इस प्रकार से प्रथम पुरुष और उत्तम पुरुष टकरा जाए, कहीं पर मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष टकरा जाए। जरा ध्यान देना, जैसे एक वाक्य ये आ गया, एक वाक्य हम ये लेते हैं जहां मध्यम पुरुष भी हो और उत्तम पुरुष भी हो, जैसे तुम और मैं पढ़ते हैं, ये वाक्य आ गया। अब यहाँ पर तुम की संस्कृत होगी त्वम और मैं है, मैं की संस्कृत होगी अहम, च लगा देंगे, और की संस्कृत च, तो त्वम अहम च है, तुम और मैं। अब यहाँ नीचे क्योंकि मध्यम पुरुष के पश्चात जो है उत्तम पुरुष है, तो ये इस क्रम से बलवान है। प्रथम पुरुष से मध्यम पुरुष बलवान है, मध्यम पुरुष से उत्तम पुरुष बलवान है। ऐसा जहाँ टकराव होगा तो वहाँ उत्तम पुरुष की क्रिया लगेगी। तो संस्कृत क्या होगी? त्वम अहम च है, क्रिया लगेगी उत्तम पुरुष की, लेकिन दो हैं, इसलिए पठावह, पठावह, त्वम अहम च पठावह। इस प्रकार से ये पुरुषों का आप एक से अधिक प्रयोग होने पर, एक से अधिक कर्ता प्रयोग होने पर ये प्रयोग होगा। कहीं ऐसा हो, अंतिम बात कह रहा हूं, कहीं ऐसा भी हो कि तीनों ही कर्ता टकरा जाए, हैं, प्रथम पुरुष का भी कर्ता हो, मध्यम पुरुष का भी कर्ता हो, उत्तम पुरुष का भी कर्ता हो, हैं, तो क्या होगा? जैसे वह कोमा तुम और मैं हैं पढ़ते हैं, ये वाक्य आ गया। वह तुम और मैं हैं, तो वह की संस्कृत होगी सह हैं, और यहाँ जो है तुम की संस्कृत होगी त्वम हैं, और मैं अहम च, अहम च हैं, सह त्वम अहम च। कोमा ना लगा करके लगातार वाक्य को लिखेंगे, थोड़ा समझने में स्पष्टता रहेगी। सह, वह, त्वम और अहम, तीनों कर्ता आ गए हैं। एक प्रथम पुरुष का कर्ता है, एक मध्यम पुरुष का कर्ता है, एक उत्तम पुरुष का कर्ता है। तो सीधा सीधा नियम हो गया कि इधर ये सीनियरिटी ऐसे बनेगी, प्रथम पुरुष से मध्यम पुरुष बलवान, मध्यम पुरुष से उत्तम पुरुष बलवान, और तीनों में ये क्रम बलवान है, ये इससे बलवान, ये इससे बलवान, और जहाँ तीनों आ गए वहाँ उत्तम पुरुष सबसे बलवान, तो उत्तम पुरुष की क्रिया लगेगी। अब क्योंकि कर्ता तीन हो गए, यहाँ पर बहुवचन में हो गए, दो से अधिक कर्ता बहुवचन में माने जाते हैं, तो बहुवचन में
बहुवचन के कर्ता हो गए हैं, संख्या बहुवचन में चली गई है, इसलिए क्रिया तो अहम के अनुसार लगेगी, उत्तम पुरुष के अनुसार लगेगी, है, लेकिन वचन कौन सा होगा? बहुवचन। तो ये होगा पठामह। मित्रों, ये आज की विशेष ट्रिक है, मैं आपको गिफ्ट दे रहा हूँ, है, भेंट दे रहा हूँ, उपहार में दे रहा हूँ। मुझे पूरी आशा है कि आप दिल से इसे स्वीकार कर रहे हैं। अब वीडियो क्योंकि बहुत लंबा हो गया है, हम जो है इसको यहीं पर संपन्न करते हैं और फिर मिलेंगे एक अत्यंत आकर्षक विषय लेकर के अगले वीडियो में। आज बोलिए जयतु भारतम, जयतु भारती। धन्यवाद।